हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 19। शाम को रूह तैयार होकर अपने फ्लैट के नीचे आ चुकी थी अनवी को बताकर और अधिराज का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट के बाद अधिराज हाजिर था उसके सामने। अधिराज गाड़ी की डिक्की खोला और रूह का सामान उसमें डाल दिया और फिर दोनों एयरपोर्ट की ओर बढ़ चले। वहाँ से अधिराज के प्राइवेट फ्लाइट से सब दिल्ली आ पहुँचे थे। रात का वक्त हो चला था। बुक के होटल पर आते ही सब अपने अपने कमरे की ओर बढ़ चले। रूह, अधिराज सबसे आखिर में थे। रूह अपने हाथ में पकड़ी चाबियों को देखती हुई अधिराज के पीछे पीछे अपने रूम तक आई। अधिराज उसके रूम तक आकर रुका और बोला, ये तुम्हारा कमरा है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये पास वाला कमरा ही मेरा है। रूह सर हिलाती और मुस्कुराती। अधिराज लंबी सांस लिया और उसे अपनी ओर खींच के सिर पर किस कर दिया। रूह की आंखें बंद हो गई शर्म से। अधिराज उसे अलग होता हुआ बोला, मैं यही हूँ, कोई भी काम हो कॉल कर लेना मुझे। रूह अधिराज को देखकर मुस्कुरा दी और गुड नाइट बोल के अंदर चली गई। अधिराज भी अपने कमरे में आया और आकर फ्रेश होकर अपना लैपटॉप लेके बैठ गया। इधर रूह भी फ्रेश होकर कुर्सी पर बैठकर अपने लैपटॉप को उठाई और उसमें अपना काम करने लगी। देर रात तक वो काम खत्म कर उसने अब जाकर ध्यान दिया कि इतने बड़े कमरे में अनजान जगह पर इस वक्त वो अकेली है और एक ख्याल आते ही उसके फेस पर हल्का डर छाने लगा। उसे अकेले रहने से डर लगता था और आज वो अकेली थी, वो भी बिल्कुल अनजान जगह पर। फिर उसने खुद को हिम्मत दी और बेड पर लेट गई। डर के मारे उसने लाइट ऑन रखी अपने रूम की, लेकिन दिल में जो डर था वो कैसे दूर किया जाए। खुद को समझती, हिम्मत देती वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार। काफ़ी देर तक वो करवट बदलती रही, लेकिन नींद उसे कोसों दूर जैसे भाग चुकी थी। फिर भी वो आंखें बंद करके लेटी रही और मन में भगवान को याद करने लगी। तभी अचानक उसके वॉशरूम से आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूह सहम उठी। डर से उसका दिल धक धक कर रहा था। वो धीरे से उठी और बाथरूम की ओर आई और धूप कटकते हुए उसने फटाक से दरवाज़ा खोला तो अंदर कांच की छोटी खिड़की पर 2 छिपकली लड़ रही थी। ये देखकर वो सिर ना में हिलाती, पर धड़कते दिल के साथ उनको भगाती और बाहर आई। उसने घड़ी में देखा, वक्त रात का 12 बज चुके थे। उसने एक बारी अधिराज को कॉल करने का सोचा, फिर खुद को रोक दी। नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और वो भी बिजी होंगे, वो भी वर्क कर रहे होंगे। ये सोचकर वो फिर से लेटी और आंखें बंद करी। अभी कुछ देर हुई थी कि उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। रूह सहसा उठ गई अपने बेड से। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? खुद से सवाल करती हुई वो धीरे से उठी और अपने पसीने को पोंछती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। इतनी देर के वक्त को ध्यान में रखते हुए उसने पास पड़ा वॉच अपने हाथ में उठा लिया और अपने पीछे छिपा लिया और फिर धीरे से दरवाज़ा खोल के जैसे ही सामने खड़े इंसान को मारने के लिए आगे बढ़ी कि उसके हाथ रुक गए बीच में ही हैरानी से, और उसके मुंह से निकल गया, आप? और सामने खड़ा अधिराज हैरानी से आंखें फैलाए कभी रूह को तो कभी उसके उठे हुए हाथ में पकड़े वॉच को देखता रहा। अधिराज को देख रूह ने राहत की सांस ली और वॉच को अपने पीछे छुपाते हुए बोली, आप इस वक्त? और दरवाजे से हट गई। अधिराज अंदर आता हुआ, मैं सोने जा रहा था, तुम्हारे रूम की लाइट्स ऑन देखी तो सोचा पूछूं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अभी तक जाग क्यों रही हो तुम? अधिराज के सवालों को सुनकर रूह अचकती हुई बोली, वो असल में बात यह है कि क्या हुआ रूह, खुल के बोलो।
अधिराज रूह को बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठकर बोला। रूह अचकती हुई फर्श को देखती हुई, वो असल में मुझे डर लगता है अकेले रहने से, और ऊपर से ये अनजान जगह, नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए लाइट्स ऑन रखी थी। अधिराज ये सुनकर अपना सर पीट लिया, फिर खड़ा होकर अपना हाथ रूह की ओर बढ़ाकर बोला, चलो मेरे साथ। रूह अधिराज के हाथ को देखती हुई, किधर? चलो तुम्हें सब पता चल जाएगा। और रूह हल्का मुस्कुरा के अपना हाथ दे दी अधिराज के हाथ में। अधिराज उसकी नाजुक हथेली को कस के पकड़ के अपने साथ लिफ्ट से होते हुए होटल की टेरेस पर ले आया, जिधर इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर रूह अधिराज की बाह को पकड़कर सब ओर देखती हुई, अधि इधर इधर इतना अंधेरा क्यों है? अधिराज रूह के हाथ को अपने हाथ में लेता हुआ आगे आया और चुटकी बजाया, और चुटकी बजाते ही वहाँ का नज़ारा देखकर रूह की आंखें फैल गई। पूरी लंबी चौड़ी टेरेस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और सब ओर लाइट सी लाइट थी। इस वक्त तेज फ्रेश रोजेस की खुशबू हवा में फैली हुई थी। मीठी सी महक वाली मोमबत्ती का अलग ही सुगंध घुली हुई थी हर ओर। टेरेस के बीच में एक सोफा और टेबल था। टेबल पर खाने की चीज़ें और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक थे। रूह अधिराज की ओर मुड़ी। ये सब देखकर उसकी आंखें चमक थी। ये सब देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। अधिराज उसके हाथ को अपने हाथ में लिए रूह को सोफे तक ले आया और उसे वहाँ बिठा के खुद उसके पास बैठकर बोला, ये सब तुम्हारे लिए। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे वो बातें समझाई जो आज तक मैं समझ नहीं पाया। मुझे अपने मम्मी पापा वापस मिले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी खुशियों की वजह तुम हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रूह की आंखें नम हो चली। उसे रोता हुआ देखकर अधिराज बेसब्री से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? रूह झटके से अधिराज के गले लग गई। अधिराज उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहलाता हुआ, रूह क्या हुआ? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? बताओ, मैं अभी हटा दूंगा। रूह अधिराज के गले लगी हुई ही, आई लव यू अधिराज, थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए, और अपने हाथ अधिराज की पीठ पर कस दी। ये सुनकर अधिराज के फेस पर भी मुस्कान फैल गई और वो भी रूह को खुद से और ज़्यादा कस के चिपका के बोला, आई लव यू सो मच माई लव। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा। रूह अधिराज से दूर होकर सब और देखती हुई बोली, लेकिन तुमने इतने बिजी काम के बीच ये सब कैसे अरेंज किया? अधिराज अपनी शर्ट को छूता हुआ मुस्कुराकर, अधिराज के लिए ये कोई मुश्किल नहीं, वैसे भी मैं जानता था तुम खुद से तो मेरे पास आओगी नहीं, इसीलिए इसी बहाने हम दोनों साथ में शांति से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, वरना तो काम में ही लगे रहते हम। सोचा क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दूं। अच्छा लगा तुम्हें ये? रूह मुस्कुराकर सर हिला के, बहुत अच्छा लगा। अधिराज उठा और रूह की ओर हाथ बढ़ा के बोला, चलो फिर एक डांस हो जाए मेरे साथ। रूह अपने हाथ को अधिराज के हाथ में दे दी और इसी के साथ दूर सेट किए ऑडियो में सॉन्ग शुरू हुआ। तू ही मेरी शब है सुबह है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में रूह का दिल खुशी से उछल रहा था। वहीं अधिराज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी रूह की करीबी से बहुत खुश था। डांस के बाद दोनों कपल सोफे पर बैठे। अधिराज ने रूह को ड्रिंक दिया और खुद वैसे ही बैठा रहा। फिर रूह अधिराज के सीने से पीठ सटा के आसमान को देखती हुई बोली, अधि। अधिराज अपने दोनों हाथ रूह की कमर में लपेटता हुआ बोला, हाँ।
तो मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? ये सुनकर अधिराज रूह को अपनी ओर घुमाया और बेहद सीरियस होकर रूह के फेस को अपने हाथों में भरकर बोला, आज पूछ लिया, लेकिन आगे से ऐसा सवाल मत पूछना। तुम जान हो जहाँ हो मेरी। जिस दिन ये सांसें रुकेगी उस दिन तुम्हें छोड़ूंगा। उससे पहले तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। इतना बोलकर अधिराज उठ के टेरेस की वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव को देखकर रूह के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। अधिराज रूठ के उधर चला गया। ये वह तुरंत समझ गई। वो उठी और अधिराज को पीछे से हक करके अपने सिर को अधिराज की पीठ पर टिका के बोली, गुस्सा हो गए? अधिराज अभी भी कुछ नहीं बोला। ये देखकर रूह उसे अपनी ओर करी और अपनी कान पकड़ ली और बहुत मासूमियत से बोली, सॉरी, लेकिन क्या करूं, लड़की हूं, इसलिए पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। अब माफ़ ही कर दो। इतना बोलकर वो बेचारा सा मुंह बनाकर अधिराज को देखने लगी। अधिराज को उसे देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो जानबूझकर गुस्सा होने का ढोंग किया और बोला, नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारी इस गलती के लिए। और पलट के दबी हंसी हंसने लगा। अधिराज को गुस्सा होते देख रूह उसके सामने आते ही बोली, सॉरी ना, अब माफ़ ही कर दो अपनी गर्लफ्रेंड को। और पॉट बना ली होठों का, जिसे देखकर अधिराज का सीना ऊपर नीचे होने लगा। वो रूह की ओर झुक के बोला, एक शर्त पर मिलेगी माफ़ी। कौन सी शर्त? तुम अभी मुझे प्यारी सी किस दोगी? ये सुनकर रूह शर्म से सिर झुका के दर्द, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अधिराज भी नकली गुस्सा दिखाते हुए, तो फिर मैं भी तुम्हें गुस्सा हूँ, जाओ। इतना बोलकर वो जाने लगा। रूह ये देखकर बेचैनी से उसके सामने आकर उसे रोकती हुई, अच्छा बाबा रुको, ऐसे मत जाओ धी, मैं करूँगी, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो पहले। क्या रूह, तुम भी करो ना, ठीक है। और अधिराज अपनी आंख बंद कर लिया और अगले ही पल उसके होठ पर रूह के नर मुलायम होठ का स्पर्श हुआ। इसे महसूस करते ही अधिराज अपनी आंखें खोल लिया। रूह अपने पैरों से ऊंची होकर अपनी आंखें बंद करके अधिराज के होठ पर किस कर रही थी। अधिराज ये देखकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर में हाथ डाल के अब वो रूह के होठों को किस करने लगा। अधिराज के हाथ रूह के चेहरे को पकड़े हुए थे। रूह के हाथ अधिराज की कमर पर थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पेशेंटली किस करने लगे थे। साथ में गुलाब की सुगंध उन्हें और ज़्यादा मदहोश कर रही थी। अधिराज और रूह काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे, वहीं खड़े रहे। जब रूह का फेस लाल होने लगा, दोनों की सांसें तेज होने लगी, तब जाकर अधिराज रुका। रूह तेज तेज सांसें लेती हुई अपनी नज़रें झुका ली। अधिराज मुस्कुरा के उसे चुट्टी से पकड़कर अपना फेस ऊंचा करके शरारती अंदाज में बोला, वैसे मैंने किस काल पर करने के लिए कहा था? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेसब्र थी मुझे लिप किस करने के लिए। और ये सुनते ही रूह ने झटके से अधिराज की ओर देखा और नकली गुस्से से उसे मारने के लिए हाथ आगे करती हुई बोली, यूं? देर रात तक अधिराज और रूह एक साथ बैठे वहाँ से आसमान को देखते हुए अपनी बातों में मशरूफ़ रहे। दोनों ने अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें शेयर करी जो उनके लिए खास थी। दोनों के फेस पर शांति, खुशी और सुकून था। अधिराज के आज के इस क्यूट से सरप्राइज के बाद रूह के दिल में अधिराज के लिए और प्यार बढ़ गया था। वहीं अधिराज तो पहले से रूह को पसंद करता था। अब रूह भी अपनी ओर से अधिराज से ज़्यादा एकदम खुल के बात करती थी और ऊपर से उसकी वो झूठ मूठ की नाराज़गी, बच्चों जैसी हरकतें अधिराज को और ज़्यादा दीवाना बना रही थी। अगला दिन अधिराज रोज सुबह सुबह 4 बजते ही अपने अपने कमरे में लौट आए थे और 2-3 घंटे की नींद के बाद सब लोग फ्रेश होकर वहाँ से
जिंदल ग्रुप की ओर बढ़े। आज रो ने पहली बार ऑफिस वियर पहना था। ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, बालों को स्ट्रेट करके खुला रखा था। पैरों में ऑफिस की स्पेशल ब्लैक शूज, हाथों में रिस्ट वॉच, चेहरे पर हल्का मेकअप और पिंक लिपस्टिक। तैयार होकर जब वो बाहर आई, अधिराज के साथ सबकी नज़रें आज रूह पर टिक गई। रूह अधिराज की ओर मुस्कुराती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। अधिराज उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लेने के बाद उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ इतने सारे लोगों के सामने वे बिना झिझकते हुए बोला, यू लुकिंग गॉर्जियस। रूह रूह मुस्कुरा के अपने पलकें झुका ली। अधिराज अपने गॉगल्स को अपनी आंखों पर लगाता हुआ पीछे खड़े अपने स्टाफ को थोड़ी तेज आवाज में बोला, एवरीवन गो ऑन योर कोर्स। सब अधिराज का ऑर्डर सुनकर अपनी अपनी कार की ओर भागे। रूह उन्हें इस तरह भागता देख अधिराज को नाराजगी से देखती हुई, क्यों सबको इतना डराते हो हमेशा? अधिराज इसके हाथ को अपने हाथ में लेके चलता हुआ अपनी गाड़ी की ओर आता हुआ बोला, प्यार की भाषा लोगों को पचती नहीं, इसीलिए न चाहते हुए भी उनको डराना ही पड़ता है। इतना बोलकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और वो बैठ गई। अधिराज दूसरी ओर से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया और पूछा, तुम तैयार हो आज की प्रेजेंटेशन के लिए? रूह पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से अधिराज को देखकर बोली, यस, पूरी तरह से। ये सुनकर अधिराज मुस्कुरा दिया और गाड़ी दौड़ा दी जिंदल ग्रुप की ओर। तकरीबन घंटे के बाद अधिराज की कार विशाल कांच की बनी बिल्डिंग जिंदल ग्रुप के सामने आकर रुकी। वहां उसके सारे एम्प्लॉयज पहले से ही आ चुके थे। अधिराज और रूह गाड़ी से उतरकर रूह उस विशाल बिल्डिंग को देखकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को कस ली। अधिराज उसके फेस की नर्वसनेस को देखकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेके, डोंट वरी, तुम कर सकती हो ये, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अधिराज की प्यार भरी चुअन और उसकी आवाज़ में अपने लिए विश्वास देख रूह भी सांस छोड़ती हुई सिर हिलाती और दोनों अंदर बढ़ गए। अंदर जाके सब लोग बिल्डिंग के 35वें फ्लोर पर रुके। अधिराज और रूह सबसे आगे थे, उसके एम्प्लॉयज उनके पीछे। अधिराज के आते ही वहाँ का मैनेजर तुरंत आगे आया और अधिराज और रूह को ग्रीट करके बोला, वेलकम सर एंड मैम, सब रेडी है, जिंदल सर अंदर ही हैं, बस आपका ही इंतज़ार था। अधिराज सर हिला के आगे बढ़ा, रूह भी आगे बढ़ी। तभी वो मैनेजर बोला, मैम आपकी प्रेजेंटेशन ऊपर के फ्लोर पर है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ उधर। ये सुनकर रूह अधिराज की ओर देखी। अधिराज ये सुनकर मैनेजर की ओर मुड़कर उसे घूरता हुआ बोला, लेकिन रूह की प्रेजेंटेशन मिस्टर जिंदल ही देखने वाले हैं, फिर इसे दूसरी जगह क्यों जाने का कह रहे हो तुम? वह एक्चुअली जिंदल सर की बेटी, अब वो डिपार्टमेंट संभालती हैं। सॉरी, मैं ये पता नहीं पाया, लेकिन रूह उधर। कोई बात नहीं, मैं उधर चली जाऊंगी, आप अपनी मीटिंग शुरू कर दीजिए। उन दोनों को आपस में बोलता देख रूह बीच में ही बोल पड़ी। अधिराज ये सुनकर रूह की ओर देखकर थोड़े चिंतित स्वर में, आर यू श्योर? मैं मिस्टर जिंदल से कह के हमारी मीटिंग पोस्टपोन करवा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अधिराज, वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करके यहीं मिलती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। अधिराज लंबी सांस छोड़कर इसे गले लगा लिया। रूह मुस्कुरा दी और अधिराज उससे अलग होता हुआ बोला, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगा उधर। रूह हंसते हुए सर हिला दी और अधिराज और उसके 4 एम्प्लॉयज अधिराज के साथ अंदर की ओर बढ़ गए और रूह अपने साथी एम्प्लॉय के साथ मैनेजर के साथ होकर ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़ गई, जिधर इंतज़ार कर रही थी एलिना, उसी का बेसब्री से, जिसके बारे में पूरी तरह से है अनजान रूह और अधिराज। उधर उसी वक्त मुंबई के
अधिराज के ऑफिस में वो दो आदमी जिसे अभी कुछ दिन पहले ही हायर किया गया था न्यू पोस्ट के लिए, वो इस वक्त रिकॉर्ड रूम में घुस के कुछ ढूंढ रहे थे और इस हरकत में उन्होंने रिकॉर्ड रूम का सीन बदल डाला था। फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था जिससे वो लोग गुस्सा हो उठे। तभी उन्हें ऑफिस में से कॉल आई तो जल्दी जल्दी वो दोनों ऑफिस से सब सेट कर ऑफिस की ओर निकल लिए। अधिराज मिस्टर जिंदल के साथ की मीटिंग के लिए उनके कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। उधर रूह और उसकी असिस्टेंट को मैनेजर अपने साथ लेके ऊपर की फ्लोर की ओर आया। आज पहली बार वो इस तरह अकेले इतने बड़े और अनजान लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रही थी और ऊपर से अधिराज भी साथ नहीं था। रूह को अंदर से नर्वस तो फील हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अधिराज के शब्द गूंज रहे थे जिसे याद करते और अधिराज का खुद पर इतना विश्वास देखकर रूह खुद को हिम्मत देती हुई दूसरे सब विचारों को झटक के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस रखकर प्रेजेंटेशन रूम में आई। अंदर आते ही सब उसे ग्रीट किया और हेलो कहा। जवाब में रूह भी मुस्कुरा के सबको हेलो कह के सब पर नज़र डाली। एक के बाद एक करके उसकी आंखें उस रूम के बड़े से कांच की टेबल की दूसरी ओर बैठी एलिना पर जाकर रुक गई। एलिना को वहाँ देखकर रूह एक पल चौंकी, लेकिन जल्दी उसने अपने एक्सप्रेशन को इतना सामान्य कर लिया था जैसे उसे एलिना दिखी ही नहीं। एलिना को फुल इग्नोर कर अब अपने चेहरे पर गुरूर और फुल कॉन्फिडेंस लाकर अपनी फाइल्स को खोली और बहुत ही शालीनता से अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया सबके सामने। सामने बैठी एलिना रूह को खुद को इस तरह इग्नोर करता देख आग बबूला हो गई। अंदर से गुस्से से वो रूह को घूरती हुई अपनी सीट पर बैठी जिंदल की बेटी को देख रही थी, जो रूह की इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देख रूह से काफ़ी खुश लग रही थी। कुछ देर बाद स्क्रीन ऑफ कर दी गई और रूह अपनी फाइल्स को बांध कर सबकी ओर देखी और अब की बार पहले जिंदल की बेटी और फिर एलिना को देखती हुई मुस्कुरा के बोली, सो अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी उसे पूछ सकते हो। मैं रेडी हूँ आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। वे सुन सब लोग सरनामे हिला दिए। जिंदल की बेटी बोली, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा भी। ये बोलो सबकी ओर देखी। तभी एलिना अपनी कुर्सी से उठ के अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के बोली, वांट सम क्लियरिफिकेशन। इतना बोलकर वो रूह को कई सारे सवाल पूछा, जिसका रूह में बिना हिचकिचाए पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिससे एलिना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन मार के अपनी कुर्सी पर वापस बैठी। रूह उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान देती हुई बोली, ओके देन गिव अस योर अप्रूवल। सबने रूह का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। एलिना ने भी ज़बरदस्ती अपनी साइन दे दी और तुरंत वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जिंदल की बेटी रूह को अपने साथ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की ओर ले गई। रूह ने असिस्टेंट को रेस्ट करने का कह दिया और वो दोनों लिफ्ट से होती हुई टॉप फ्लोर पर आ चुकी थी। जिंदल की बेटी रूह की शार्प माइंड और उसकी याद रखने की स्किल से बहुत अट्रैक्ट हुई थी। दोनों ने उधर टॉप फ्लोर पर साथ में बातें करी और कॉफ़ी पी। रूह भी बहुत खुश थी। आज की प्रेजेंटेशन देकर उसे जल्द से जल्द ये बात अधिराज को बतानी थी, लेकिन ये जिंदल की बेटी इसे फ्री नहीं होने दे रही थी। अभी तकरीबन 15 मिनट हुए कि जिंदल की बेटी को कॉल आया, जिसे अटेंड करती वो रूह को एक्सक्यूज मी कहती हुई दूसरी ओर बढ़ गई। रूह अपनी जगह से उठी और अपने पर्स से एक चिट निकाल कर उसमें सॉरी, बाद में मिल के बात करूँगी, अभी अर्जेंट काम है मुझे, इतना लिख के जिंदल की बेटी के लिए उसे वही कॉफ़ी के मग के नीचे दबा के चली गई और खुशी की चमक लिए तेज कदमों से नीचे आने के लिए लिफ्ट के पास आई और 25वें फ्लोर का बटन प्रेस करने जा ही रही थी
तभी अचानक उसके सामने कोई आया। उधर रूह को आज अधिराज से बात करनी थी, लेकिन अधिराज का नंबर बंद आ रहा था। वो कई बार ट्राई किया, लेकिन अधिराज मीटिंग में होने से उसने अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा हुआ था। रुद्र को खास बात करनी थी, इसलिए उसने कुछ देर सोचकर वंश को कॉल किया तो बताया गया कि सर दिल्ली मीटिंग के लिए गए हैं। यह सुनकर रुद्र ने रूह को बुलाने के लिए कहा तो वंश ने बताया कि रूह कि उनके साथ ही गई है। उधर ये सुन रुद्र कुछ पल चुप रहा। ये देख उधर से वंश ने बताया कि रूह मैम की आज खास प्रेजेंटेशन है। रुद्र ये वंश को रूह से रिलेटेड बातें पूछा तो वंश बताया कि रूह मैम सर के साथ ही आते हैं और जाते हैं, सर उनके साथ ही पाए जाते हैं और रूह मैम की वजह से अब सर सब पर गुस्सा करना कम कर दिए हैं। अच्छा है, हम तो कहते हैं सर को रूह मैम के साथ शादी कर लेनी चाहिए। उनकी संगत में सर काफ़ी बदल गए हैं। वंश तो ये बात बड़े ही खुशी उत्साह से बता रहा था, लेकिन उधर ये बातें सुनकर रुद्र के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। वो बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और काफ़ी देर तक उन दोनों को सोचने लगा और काफ़ी देर बाद वो अपने काम पर लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह के भाव थे। अब बाद में ना वो अधिराज को कोई मैसेज किया और ना कॉल लगाने की ट्राई किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।